नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजभर और आप लोगों के लिए मैं लाया हूं भारतीय संविधान। हालांकि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को भारतीय संविधान शुरुआती लेवल से पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा गैप हो जाने के कारण वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, लेकिन अब वीडियो डेली का डेली अपलोड होगा। तो हम लोगों ने जैसे में कि भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 को डिटेल में पढ़ लिया था, लेकिन आज भाग 4 को डिटेल से पढ़ेंगे। तो भाग 4 में क्या क्या दिया गया है इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग 4। तो भाग 4 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और अब इसके आगे क्या बताया गया है इसमें कि भारतीय संविधान के सलाहकार BN राव हैं। यह भी परीक्षा में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के सलाहकार कौन है। तो विकल्प में दे दिया रहता है कि BN राव, तो हम लोग BN राव पे मारेंगे। हालांकि आप लोग इसको आगे से जानते होंगे। और इसमें आगे क्या दिया गया है कि BN राव के ही आधार पे, जो BN राव थे, BN राव के ही आधार पे मूल अधिकार को 2 भागों में बांटा गया था। ये जो BN राव थे ना, मूल अधिकार को हालांकि 2 भागों में नहीं बांटा गया था, लेकिन BN राव के आधार पे, मतलब ये अपने आधार से मूल अधिकार को 2 भागों में बांटने का कार्य किए थे। तो इसमें से पहला क्या है? मूल अधिकार भाग 3 और नीति निर्देशक तत्व भाग 4। मूल अधिकार हम लोगों ने भाग 3 में पढ़ लिया है और आज भाग 4 में हम लोग किसको पढ़ेंगे? नीति निर्देशक तत्व को आज हम लोग भाग 4 में पढ़ने का कार्य करेंगे। तो भाई भाग 4 को पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि नीति निर्देशक तत्व होता क्या है ना। नीति निर्देशक तत्व होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जो सरकार होती है ना, सरकार अगर मान लीजिए कि किसी को जो धन देना चाहती है, तो अगर वो नहीं दे पाती है ना, तो उसी को बताया गया है नीति निर्देशक तत्व। जैसे में जब देश आज़ाद हुआ था तो भूखमरी थी, तो उस समय जो सरकार थी वह नागरिकों को फ्री में राशन अनाज नहीं दे पाती थी। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें नीति निर्देशक तत्व में। अब इसमें भाग 4 कहाँ से कहाँ तक दिया गया है इसको पढ़ते हैं। तो ये भाग 4 है ना, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक दिया गया है। जो भाग 4 है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक दिया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह आयरलैंड से लिया गया है। अब इसमें अनुच्छेद 36 को पढ़ने का कार्य करेंगे हम लोग। तो 36 में क्या दिया है भाई? तो 36 को देख लेते हैं। 36 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा देता है। इसमें कैसे परिभाषा देता है इसको समझते हैं। क्या दिया है? जो संस्था अपने पैसे के लिए आत्मनिर्भर हो। हम राज्य किसे बोल सकते हैं? तो जो संस्था अपने पैसे के लिए आत्मनिर्भर हो, अपना कानून खुद बनाती हो और उसका अपना क्षेत्र हो, हम राज्य किसे कहते हैं भाई? तो इसमें यह सब होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे समझते हैं कि बिजली बिल। तो जो ये राज्य है, जैसे में कि हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जो आज बिजली आती है, तो पूरा बिजली का जो निरीक्षण होता है वो राज्य सरकार करती है। और मिट्टी का तेल और राशन, गेहूँ चावल, जो यह राशन मिलता है ना हम लोगों को, जैसे राशन में क्या मिलता है? गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, 1 महीने बाद मिलता है। पहले तो तेल भी मिलता था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है तेल। तो यह सब कहाँ से आता है? तो यह सब हमें राज्य सरकार देती है। और जब यह राज्य सरकार हमें देती है तो इसी के हम लोग तहत राज्य सरकार की परिभाषा बता सकते हैं। अब इसमें अगला अनुच्छेद क्या दिया है? अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहता है इसमें कि न्यायालय में परिवर्तनीय वादी नहीं होगी ना। सरकार लाभ दे सकती है या नहीं भी दे सकती, इस पर कोई दबाव नहीं है। अनुच्छेद 36 में क्या कह रहा था कि जो राज्य सरकार है वह लोगों को बिजली बिल देगी और राशन देगी, गेहूं देगी, चावल देगी, मिट्टी का तेल देगी। लेकिन इसमें अनुच्छेद 37 में क्या कह रहा है कि न्यायालय में परिवर्तनीय वादी नहीं होगी, यानी सरकार लाभ दे सकती है और लाभ नहीं भी दे सकती है, इस पर कोई दबाव नहीं है।
तो इसको एग्जाम्पल से जैसे समझते हैं, जैसे में कि जो अखिलेश यादव थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो वह क्या किए थे कि वह वृद्धों को पेंशन दिया करते थे। मतलब जो लोग वृद्ध थे या जो लोग बुढ़ा थे उनको पेंशन दिया करते थे। लेकिन जब हमारी योगी सरकार आई तो वह पेंशन नहीं दे रही थी, वह पेंशन को बंद कर दी। तो इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि यह राज्य मतलब राज्य की तरफ से था। और इसमें अनुच्छेद 38 क्या दिया है, लोक कल्याण अभिवृद्धि ना। अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि लोक कल्याण अभिवृद्धि सामाजिक रूप से, फिर आर्थिक एवं राजनीतिक। यदि कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति है तो उसको हम लोग कैसे कैसे मदद कर सकते हैं, इसमें यही बताया गया है कि हम उसको सामाजिक रूप से भी मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं और राजनीतिक तरफ से भी मदद कर सकते हैं। तो सामाजिक क्या होता है कि सामाजिक मतलब गांव में उसे कोई परेशान नहीं करेगा, और आर्थिक मतलब कि जो उसे पैसा चाहिए, उसे धन चाहिए, उसको हम लोग दिलाने का कार्य करेंगे। और राजनीतिक में मतलब वह राजनीतिक में उसको हिस्सेदारी मिलेगी, वह चुनाव लड़ सकता है पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अनुच्छेद 39 क्या कहता है, अब अनुच्छेद 39 कहता है कि स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि यदि चाहे जो स्त्री हो या फिर जो पुरुष हो, यदि वह दिन में 12-12 घंटे कार्य करते हैं तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। यदि पुरुष है तो उसको ज़्यादा वेतन दिया जाएगा, अगर महिला है उसको कम वेतन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 39 में क जोड़ दिया गया है, यानी जब क जोड़ दिया गया है तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि यह क बाद में जोड़ा गया है, अनुच्छेद बनाने के बाद में जोड़ा गया है क को। तो क क्या कहता है, निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता यानी निःशुल्क विधि सहायता क्या होता है कि सरकारी कर्मचारी से सहायता ले सकते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी से सहायता ले सकते हैं। जैसे में समझते हैं, यदि गांव में किसी व्यक्ति से किसी का झगड़ा हो गया है और वह थाने में जाता है, तो थाने में जाएगा तो जो पुलिस होंगे, जो बीएसपी या SI रैंक का अधिकारी होगा, वह उनको फ्री में सलाह देगा कि आप ऐसे काम करिए तो अच्छे रास्ते पर चलेंगे, मतलब उनको सलाह देगा। तो वह सरकारी कर्मचारी उनको सलाह देगा इसमें। और इसमें आगे क्या दिया गया है अनुच्छेद, अब इसमें 40 क्या बताया गया है, अनुच्छेद 40 यह कहता है ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में यह जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि जो ग्राम पंचायत है उसको कैसे ढंग से चलाया जाए, मतलब किस किस राज्य में ग्राम पंचायत को लागू करना है और किस राज्य में लागू नहीं करना है, इसी पे विवाद हो गया था कुछ, जैसे में गांधी जी पे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे। मतलब यह गांधी जी कहते थे कि गांव में पंचायत होना चाहिए, और अंबेडकर जी कहते थे कि नहीं, गांव में पंचायत नहीं होना चाहिए। जैसे में कि जो ग्राम पंचायत होता है, अगर जो ग्राम का मुखिया होता है, अगर उसका जो पैसे भी आता है वह केंद्र सरकार देती है। तो अगर मान लीजिए केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई पैसा आया भी ग्राम प्रधान के खाते में, तो वह कुछ ही हिस्सा अपने पास ले सकता है और कुछ तो गांव का विकास करने में लगाएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि नहीं, राज्यों में ग्राम पंचायत का विकास होना चाहिए, मतलब बनाया जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब इन दोनों में जब मामला नहीं समझ रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आए और बताएं कि जिसको अगर ग्राम पंचायत में शामिल होना है वह शामिल हो सकता है, जिसको नहीं होना है वह नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ कि सर्वप्रथम कब ग्राम पंचायत लागू किया गया था उसको जानते हैं। पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान हुआ, और यह 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। भारत में सबसे पहले ग्राम पंचायत का निर्माण कब किया गया? तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुआ था। तो भाई यह समस्या थी कि यह 2 अक्टूबर को ही क्यों किया गया था, आता है प्रश्न में ना। तो यह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, तो इसलिए 2 अक्टूबर को 1959 को लागू किया गया था। 2 अक्टूबर स्पेशल रखा गया क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ही ग्राम पंचायत के बारे में, विकास करने के बारे में सोचा था। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 40 तक पढ़ लिया है।
अब हम लोग अगली वीडियो में जितना भी अनुच्छेद रहेगा उसको पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अनुच्छेद 36 से 40 तक समझ में आया होगा और साथ में आप लोगों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी समझ में आया होगा और भाग 4 कहाँ से स्टार्ट होता है यह भी समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ में नहीं आई है तो इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, क्योंकि यह बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है और आप जब इसे बढ़िया से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।